जुड़े हुए हैं। जी, जी। अ, सभी को नमन और गुरु सत्ता को बारंबार नमन। आज का योग हमने थोड़ा-सा देखा, बहुत अच्छा हुआ और अभी हम अतिथि के रूप में मंच पे हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं मुरली मनोहर बाबूजी से। बाबूजी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। बाबूजी आप वीडियो अपना ऑन करिए अगर जुड़े हैं तो। नहीं है जुड़े। नहीं जुड़े हैं ना? नहीं। कॉल करती हूँ मैं ना दीदी। हाँ, दादू को कहा दिखे। दादू दादू को पता ही नहीं होता है कुछ भी तो ठोक देते हैं। जुड़े हैं करते हैं, देखा तो नहीं। दादू को जाने कौन जोड़ा दिख रहा है। अभी देखिए, ये जब तक आदरणीय कमला बहन जी हमारे आज के मुख्य वक्ता मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हैं, तब तक जो उपस्थित हमारी बहन आज मीना जी, सीमा जी नाम ना इनका, एकता है। हाँ, सीमा जी है। सीमा जी ने इतना सुंदर योग कराया और हमें लग रहा था कि हम आज 3 साल होने को जा रहे हैं, फिर भी आज हम सीख रहे हैं इनसे। इतना सुंदर योग कराया। तो बहन जी के लिए बहुत बहुत शादवाद योगहार परिवार की ओर से। और बहन जी इस योगहार परिवार में हमेशा कभी भी जुड़ती रहें। ये नहीं कि हमने आमंत्रित किया है या लिंक भेजी है तभी जुड़े। ये आपका योगहार कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से चलता है, इसमें आप जरूर जुड़ती रहें। यही लिंक हमेशा रहती है और हम सबके सहयोग से ही हम 3 साल पूर्ण करने वाले हैं और यह कार्यक्रम चलता रहेगा। ये किसी संस्था या विशेष व्यक्ति के द्वारा संचालित नहीं है, ये हम सब के स्वैच्छिक रूप से सहयोग से वॉलंटियर के रूप में हम सब काम कर रहे हैं। समाज को स्वस्थ समृद्ध कैसे बनाया जाए, किसान का आय कैसे बढ़े, किसान समृद्ध कैसे बने, प्राकृतिक जैविक खेती कैसे किसान कर सकें, कैसे सीख सकें, ये सब हमारे समाज में भारतीय शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो, इस विषय पर लगातार हम सब चर्चा करते हैं, एक दूसरे से अनुभव बांटते हैं और अनुभव के आधार पर हम सब सुझाव मार्गदर्शन लेते हैं। और हमारे पतंजलि योग पीठ से हमारे वैज्ञानिक गण और देश भर के किसान, विभिन्न राज्यों के योग साधक, शिक्षक, वैद्य, तमाम किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसका भी समाधान हम सब देखते हैं, करते हैं, आपस में चर्चा करते रहते हैं। और यह कार्यक्रम देश का एकमात्र योगहार कार्यक्रम है जो 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे 3 घंटे तक चलता है। इसके बावजूद भी कभी कभी 9 भी बज जाते हैं और हमारे भाई को इस योगहार कार्यक्रम से छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने आज हम को योग कराया, सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और जो हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, पुरस्कार करते हैं, जैसे आदरणीय रंजना जी लगातार रोज योग शिक्षक ढूंढती है, चीफ गेस्ट जी ओम। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए जी हैं। आ गए हैं। जी जी मुख्य अतिथि महोदय जुड़ गए हैं और बाबूजी अपना वीडियो ऑन। और कल्पना जी में इसको मैंने क्लास में फोन लगाया, रात में कल्पना जी ने हमारे चीफ गेस्ट महोदय से चर्चा की और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। तो कल्पना जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, उनका परिचय कराएं, उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओम। यहाँ पे बाबूजी आप जुड़ गए हैं तो अपना वीडियो ऑन करिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरः गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तन्मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुरली मनोहर बाबूजी का परिचय मैं सिर्फ 2 बार मिली हूँ, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो तप है, तेज है, उन्होंने जो कार्य किया है अपने क्षेत्र में, मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत डीपली नहीं जा मतलब उनका उतना मतलब बहुत सारा क्षेत्र है उनका, तो वो अपने ही शब्दों में वर्णन करके बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कर रहे हैं। उनका एफपीओ है, उनका पॉलीथीन जो
मतलब फ्रेंडली, इको फ्रेंडली पॉलीथीन बनाते हैं, वो उसके बारे में बताएंगे। कृषि के क्षेत्र में कार्य किया उन्होंने, कृषक को मिलके जो एफपीओ बनाया उसके बारे में बताएंगे। और पुस्तकें भी लिखते हैं, और गौ माता की गौशाला भी है, गौ माता की सेवाएं भी करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके, उनका क्षेत्र और उनका दायरा बहुत बड़ा है, और मेरे उनके बारे में मेरी समझ बहुत कम है, इसीलिए मैं उन्हीं के वाणी से सुनना चाहूंगी अपना परिचय देते हुए। तो बाबूजी, आप अपना परिचय देते हुए इस मंच को अपने प्रकाश से अपना प्रकाशित करिएगा। जी बाबूजी। नहीं, एक मिनट, आदरणीय बाबूजी के बोलने के पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जब आदरणीय बाबूजी के निवास पे गया और वहां पे कल्पना जी साथ में थी, वहां पे हमने जो इनका दरबार देखा, भगवान का अद्भुत दरबार। मैंने पैसा पहली बार भगवान के दर्शन किए हैं। इनका जो मंदिर है, इनकी जो साधना करने की विधि है, वो भी अद्भुत है। उसके बारे में भी जरूर बाबूजी बताएंगे। आज नहीं बताएंगे तो कल बताएंगे, अगर समय कम पड़ जाएगा, क्योंकि इनके पास बहुत अनुभव है और अन्नदाता किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आप विभिन्न संगठनों का नेतृत्व करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आज पूरा नहीं होगा तो कल बताएंगे। मंदिर के बारे में जरूर बताएंगे। इनकी पूजा पाठ आराधना भी अद्भुत चलती है। जी बाबूजी। ओम ओम। बंधुओं, समस्त साधकों को मेरा सत नमन। आप लोग जिस अभियान में जुड़े हुए हैं, ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं इसके मामले जो मेरे बारे में कहा गया है, बहुत बड़ा चढ़ा के कहा, वास्तव में इस योग्य नहीं हूँ। वास्तविकता ये है कि छोटा सा काम करने का मेरा प्रयास है, और मूलतः स्वामी जी से मेरा सानिध्य हुआ तो मैं बालाघाट में भी काम किया हूँ, और अब आप सबके सहयोग से मैं पूरे देश और प्रदेश में काम करना चाहता हूँ। मूलतः हम चाहते हैं कि देश से 100% गरीबी हटे, और 100% गरीबी तब हटेगी जब 100% लोग संपन्न होंगे। वर्तमान में कुछ बहुत से लोग संपन्न हैं, परंतु सीमा संख्या कम है, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30% है, 40%, इससे ज्यादा नहीं है। वास्तव में 60% जो कृषि हर मजदूर और किसान हैं, वो संपन्न नहीं है। तो हमारा मूल उद्देश्य इन लोगों को संपन्न करने का है। संपन्न करने का अभिप्राय इनकी श्रम शक्ति की क्रय शक्ति बढ़े, श्रम शक्ति उनके पास जबरदस्त है, क्रय शक्ति बढ़े। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, और आप सबका हमारा इसमें सहयोग हम चाहते हैं। हमारा जो अन्नदाता किसान संगठन है, ये इसकी सबसे पहली मांग है कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलना चाहिए। हम ऊर्जा मतलब जिससे हमारा जीवन चल रहा है, वो ऊर्जा है। मोटरसाइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, सब पेट्रोल से चलती हैं या बिजली से पंखे वगैरह चलते हैं, सब ऊर्जा कहते हैं। जिससे हम चल रहे हैं, ये ऊर्जा क्यों नहीं है? हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हम जिससे खुद चल रहे हैं, जिसके लिए संसार बना हुआ है, ये संसाधन जिसके लिए बने हुए हैं, वो ऊर्जा, और जो जिसके लिए बना हुआ उसका जो खाद्यान्न है, पदार्थ है, ये ऊर्जा क्यों नहीं? तो कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलना चाहिए। इस संकल्पना के साथ हम काम कर रहे हैं। इसमें इसी संदर्भ में हमने एक जन सरोकार नाम से एपीओ बनाया है। उसका नाम जन सरोकार, वो प्रकृति के जो प्रदूषण से मुक्ति के लिए काम कर रहा है। अभी हमने जो एपीओ बनाया है, उसमें कैरी बैग बनाए हैं। मैं आपको दिखाता हूं। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, उठना पड़ेगा मेरे को। गोल्डी, एक मिनट कैरी बैग लाके देना बेटा। ये जो हम लोगों ने एक दीपक बनाया है, ये दीपक, इसी से कुल्हड़, चम्मच, प्लेट वगैरह बहुत सारे बनाए हैं। ये पराली से बना हुआ है। पराली से सभी परिचित हैं, इसको अपन पैरा भी बोलते हैं। ये बना, इसकी विशेषता ये है, इसका आप जब दीपदान करेंगे तो दीपदान करने के बाद ये मछली खा लेगी। आधा घंटा करीब ये तैरेगा। कुल्हड़ मिला दो, आधा घंटा के लगभग तैरेगा जी। और तैरने के बाद में फिर ये पानी में जैसे जैसे डूबने लगेगा तो मछली का भोजन है। ये हम लोगों ने ये कैरी बैग बनाया है।
ये मक्के का है, मक्की के दाने का बनता है। इसकी विशेषता ये है कि ये आप उपयोग करके फेंकेंगे तो मिट्टी और पानी के संपर्क में आने पर 3 महीने से 6 महीने के अंदर अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये नष्ट हो जाएगा। ये यदि मान लो आपका किसी प्रकार से कहीं ऐसे स्थान पे आ गया जहाँ की पेड़ पौधे में टंग गया या कहीं छत पे पड़ा, पानी नहीं गिर रहा है, कोई स्थिति आ गया, तो भी ये 6 महीने के बाद खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये अच्छा, इसको हम जलाते हैं तो ये राख बनेगा। और जो वर्तमान में जो प्लास्टिक है जहाँ वो जलाया जा रहा है, ये प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो राख नहीं बनता, वो लाखों हजारों वर्षों तक, ऐसा लोग बोलते हैं हजारों वर्षों तक वो ये यथावत रहता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शून्य में चला जाता है, घुल जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। ये हमने कप बनाया है, कुल्हड़, ये भी 3-4 प्रकार के बन रहे हैं। इसकी विशेषता ये कि आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें अपन उबलता हुआ पानी, चाय रख सकते हैं। इसके बाद में इसका उपयोग करके आप फेंकोगे तो ये गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, जितने भी जानवर हैं, पक्षी, सब खा लेते हैं। यदि मान लो किसी कारण से ऐसा स्थान पे पड़ गया जहां ये खाया नहीं जा सकता, तो वो जैसे पानी के संपर्क में आएगा बरसात में, तो वो अपने आप खाद बन जाएगा, उच्च कोटि का खाद बनता है। इस प्रकार का हम लोग प्रयास कर रहे हैं जन सरोकार के माध्यम से, और इसमें हम आगामी समय क्षेत्र में मंचिंग बनाना चाहते हैं। मंचिंग, जो किसान लोग जो अपने प्लास्टिक की मंचिंग वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक की मंचिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब उसको हम खेती में फसल निकालने के बाद तोड़ते हैं, अलग करते हैं, बाहर निकालते हैं उसमें, तो कम से कम 20% मंचिंग वहीं रह जाती है। 20% मंचिंग जो वहां रहने का मतलब है कि आप धीरे 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 वहां पर प्लास्टिक के छोटे 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 टुकड़े वहां खेत में छोड़ देते हैं, और वो पानी जब बरसात का पानी आता है वहां पे, या सिंचाई करने में पानी आता है, तो वो जल स्तर ऊपर ऊपर बाहर निकल जाता है, जल स्तर नीचे नहीं जाता। तो ये खतरनाक स्थिति से बचने के लिए अपना ये काम, ये इसकी मंचिंग जो होगी, ये मंचिंग वो काम करेगी। इसके साथ साथ वृक्षारोपण जब हम करते हैं तो जो पौधे लगाते हैं, तो जो पौधे आप जिस पैकेट में लगाते हैं वो प्लास्टिक का होता है वर्तमान में। अब वो प्लास्टिक का पैकेट भी आप फाड़ के कहीं ना कहीं फेंकेंगे। जब आप उसको फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो बचेगा नहीं तो नुकसान करेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए बचने के लिए ये अपन इससे इससे बनाएंगे पैकेट। वो पैकेट जो आपका, आप उसको पौधे लगाएं, उसकी उम्र भी 3 महीने और 6 महीने अलग अलग टाइप की रहेगी। तो जैसे आप पौधे लगाओगे 3 महीने तक उसको कुछ नहीं होना, और जैसे 3 महीने के बाद वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। जब वो धीरे धीरे टूटेगा तो जड़ें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी पौधे की, और वो पौधा आप जहां भी रोपण करोगे तो उसको माय पैकेट के रोपण कर दीजिए, वो खाद बन जाएगा। इसी के साथ साथ अपन आगामी सत्र में ऐसा विचार कर रहे हैं, आप सबका सहयोग मिलता है तो, कि गणेश जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति भी हम बनाना चाहेंगे इसी से, इस पदार्थ से, ये पराली से। अच्छा, ये पराली के बाद हम भूसा से भी काम करना चाहेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे भूसा काम करेंगे। तो ये पूरे देश भर में हमको चलाना है। और जैसे हम गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा जी की मूर्ति या जिस टाइप की मूर्ति इनका इससे पदार्थ से बनाते हैं, तो उनका विसर्जन बहुत सरल हो जाएगा। अभी वर्तमान में समस्या क्या हो रही है, जैसे हम विसर्जन करते हैं तो वो विसर्जन आपको नदी के या तालाब के किनारे करना पड़ता है, कहीं किनारे पे गड्ढा बना करके, जिसमें कि केमिकल नदी के अंदर ना जाए। अपने इस पदार्थ से बनी हुई मूर्तियों का आप कहीं भी विसर्जन करें, क्योंकि ये मछली का भोजन बनेगा, मगर का भोजन बनेगा, कीट पतंग जो भी पानी के अंदर है तो उनका भोजन बनेगा। तो ये 100% समाप्त हो जाएगा। तो ये आगामी कार्यक्रम हमारा है। हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते, किसान संपन्न हो, मूल उद्देश्य ये है देश संपन्न हो और प्रकृति से हम सुरक्षित रहें। जो प्रकृति का जो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप से बढ़ा रहे हैं प्रदूषण, वो प्रदूषण हमारा धीरे धीरे करके खत्म हो। तो इस संदर्भ में मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों, सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग करना बंद करें। यथासंभव प्लास्टिक बहुत मजबूरी है तब की बात अलग है, अपने पास जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करें। और आप सब लोग इससे जन सरोकार एफपीओ से, क्योंकि साहब मैं समझता हूं लगभग सभी किसान होंगे, आप लोग जुड़ें और हम सब मिलकर के अखंड भारत
जो हमारे महापुरुषों की कल्पना थी, उसके साथ साथ स्वच्छ भारत हम बनाए। बताएं सर, आप किसी को कोई जानकारी और लेना चाहिए तो बताएं। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर आपका जो कार्य हो रहा है। मैं आगे आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय मेरा जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं। जी 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 ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो जानकारी हमें दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकृति के लिए, वातावरण के लिए बहुत अमूल्य है। हमने आपसे अभी बीच में संपर्क भी किया था और आने वाले भी थे, परंतु 27 तारीख को एक दिल्ली का कार्यक्रम आ जाने के कारण हम वो स्थगित करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम भविष्य में आपके यहाँ विजिट भी करेंगे और आपके इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे भी और हम अथक प्रयास करेंगे कि इसको बहुत जल्दी आगे से आगे तक ले जाए। जी ओम, यही हमारी भावना है। जी ओम। जी, धन्यवाद मेराज भाई साहब। और मैं आगे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक महाराष्ट्र से जुड़े हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद बहन जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने जो जानकारी दी बहुत ही अच्छी है। मैं अतिथि जी का जो पहला वाक्य था, पहले 2 वाक्य थे, उससे बहुत मुझे प्रभावित हुआ हूँ कि उन्होंने कहा कि हमको छोटे किसानों का इनकम बढ़ाने के लिए काम करना है। और दूसरा वाक्य था कि खेती को उद्योग का दर्जा मिलना ही चाहिए। ये दूसरा वाक्य मुझे बहुत छू गया, इसलिए कि गत 40-50 वर्षों से हम भी उसी तरह से सोच रहे हैं कि खेती को उद्योग का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक खेती से उत्पाद जो होंगे उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रयास भी किए हैं, लेकिन उसको सफलता नहीं आई। मैं हमारे मुख्य अतिथि से यह जानना चाहता हूं कि खेती को उद्योग का दर्जा मिले, इस संदर्भ में जो जो भी उन्होंने काम किया होगा, कहीं ज्ञापन दिए होंगे, कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री आदि के जगह पे काम किया होगा, क्योंकि आखिर उद्योग का दर्जा देना ये शासन के हाथ में है और उद्योग उसी तरह से अर्थनीति बनती है और अर्थनीति जब बनेगी तभी उसका लाभ किसानों को मिलेगा, यह सब समझ सकते हैं। तो यह शासकीय व्यवस्था में इस अर्थनीति को बदलने के लिए और खेती को उद्योग का दर्जा देने के लिए उन्होंने अभी तक क्या क्या प्रयास किए या उनका जो भी ब्यौरा है वो हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद जी ओम। सबसे पहले तो हम अपना परिचय देंगे। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और कृषि को हमने जन्म से जैसे जैसे होश आया है वैसे वैसे उसको देखा है, उन मेहनत को देखा है हमने किसानों की, जिनको अथक प्रयास करके बड़े बड़े उद्योगपति, जो तथाकथित उद्योगपति हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो नहीं कर सकते। कृषि का कार्य एकदम सरल नहीं है, परंतु बहुत अच्छा कार्य है। तो उसको हमने बचपन से देखा और उनकी स्थिति के साथ जब बाजार में हम गए, बचपन में की बात बता रहा हूँ, तो बाजार में हमने देखा लोगों को फेंकते हुए मंडियों में। तो उससे हमारे मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि साहब, इससे हमारे एक एक किसान का परिवार का एक एक व्यक्ति एक एक दाना निकाल के इकट्ठा करता है, ये लोग ऐसा फेंक देते हैं जैसे कोई चीज ही ना हो। तो उससे हमने एक विचार अंदर में विचार उत्पन्न हुआ कि साहब कुछ ऐसा किसान के लिए करना चाहिए। तो धीरे धीरे करते करते जो हमसे बन पड़ा, 2006 में हमने एक अन्नदाता किसान संगठन बनाया। हमने एक पुस्तक भी लिखी है, अन्नदाता की आत्महत्या। और उस अन्नदाता किसान संगठन ने सबसे पहले जबलपुर हाई कोर्ट में बहुत सी गतिविधियां की, मैं विज्ञापन वगैरह दिए, सब अलग चीजें हैं, वो हैं छोटी छोटी चीजें, परंतु सबसे बड़ा काम हमने अन्नदाता किसान संगठन ने 2007 में जबलपुर हाई कोर्ट में केस दायर किया। उसमें हमारी मांग थी कि जैसे समर्थन मूल एमएसपी होता है, जब एमआरपी निश्चित है, किसी पदार्थ में जो लिखा लगे एमआरपी इससे ज्यादा मैं आप नहीं बेच सकते,
चाहे वो बाजार का कोई भी सामान, टूथपेस्ट से माने हर से छोटी छोटी सुई से लेकर के भाई सब में एमआरपी होता है। जब भाई आप जब एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकते, ये नियम है शासन का, तो एमएसपी से नीचे क्यों बिकता है, ये खंडन होना चाहिए। किसान का जो साधन है, संसाधन है, एमएसपी से कम में नहीं बिकना चाहिए। और एमएसपी हमारी निर्धारण जो की जा रही है, वो निर्धारण करने का आधार क्या है? हम किसानों से भी पूछो कि एमएसपी कैसे निर्धारित की जाती है। इस संबंध में हमने जबलपुर हाईकोर्ट में केस दायर किया। जबलपुर हाईकोर्ट में केस दायर करने में उसके पैरवी हमारे मूर्धन्य वकील साहब थे, अशोक श्रीवास्तव जी। वो उन्होंने बिना किसी शुल्क के हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया और एक इसकी पैरवी की। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ और भी 2, 4, 5 हमारे वकील थे जिनने हमारा साथ सहयोग दिया। और किसी ने कुछ से पैसा नहीं लिया। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। हम लोगों से बात कही गई, गवर्नमेंट मतलब वहाँ अपोजिट प्लेयर से जो विपक्ष के वकील थे, उन्होंने कहा साहब किसान तो बहुत संपन्न है, करोड़ों की संपत्ति है। 5-5 उस समय मैंने 2008 में 5 लाख बहुत बड़ी राशि होती थी। तो 5-5 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं, किसान बहुत संपन्न है। तो कोर्ट ने हमसे पूछा कि ये बताएं आप किसान संपन्न है, ये तो वकील साहब ऐसा बोल रहे हैं और सबके पास में गाड़ियां हैं। हमने बिल्कुल बहुत सही बात बोल रहे हैं वकील साहब, कृपया इनसे एक 10-15 लोगों का नाम की लिस्ट ले लें पूरे देश से। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि केवल मध्य प्रदेश से लें या बालाघाट से लें या जबलपुर से लें, आप पूरे देश के 15 किसानों की कम से कम लिस्ट वो दे दें हमें। तो वकील साहब ने साहस बोल दिया कि साहब अगले जो वो पेशी होगी उस पेशी में ला देंगे। इस प्रकार से उस दिन की पेशी समाप्त हुई। नेक्स्ट पेशी में वो 15-20 लोगों की लिस्ट लेके आए। हमारे वकील साहब ने देखी, तो मैंने कोर्ट से निवेदन किया कि महोदय यदि अनुमति दें तो मैं भी इसको देखना चाहता हूँ। कोर्ट ने हमको अनुमति दे दी और हमने उनको लिस्ट ली। लिस्ट लेने के बाद हमने उनसे कहा वकील साहब से, जो सरकारी वकील थे, हमने सर आप इसमें किसी भी 2 लोगों के ऊपर उंगली रखें, 2 नाम पे जो आप लेके आए हैं उसमें किसी 2 का करें। तो उन्होंने कहा हम सब एक संपन्न हैं, सभी किसान हैं। ठीक बात है। फिर मैंने कोर्ट से निवेदन किया कि मान्यवर यदि आप उचित समझते हैं तो आप इन 2 लोगों का जो वकील साहब बता रहे हैं, इन 2 लोगों के जिस जिले में ये रहते हैं उस जिले के जिलाधिकारी को आप एक निर्देशित करें कि उनके यहाँ का कोई भी राजस्व अधिकारी हमारे साथ जाए और जाकर के हम उसके साथ में अन्नदाता किसान संगठन के सदस्य भी रहेंगे। जिलाधिकारी जिसको नियुक्त करेगा वो व्यक्ति रहेगा और वकील साहब भी रहें साथ में, और हम लोग जाके सर्वे करते हैं। अन्नदाता किसान संगठन वकील साहब का पूरा व्यय सहन करेगा, आने जाने की व्यवस्था हम सब करेंगे। और वहां जाके हम देखना चाहेंगे कि वो किसान संपन्न है या नहीं, और संपन्न है तो किस आधार पर है। यदि वो हमें बता दे, समझा दे कि हम इस तरीके से संपन्न है, करोड़पति हम बन सकते हैं, तो हम अपना केस वापस ले लेंगे और उनको वो विधि समझाएंगे जिस विधि से वो संपन्न हुआ है हमारे जनसामान्य हम किसानों को। जब ये बात आई तो वकील साहब से कोर्ट ने पूछा कि हाँ भाई बताएं आप सहमत हैं क्या। तो वकील साहब की देखने लायक हालत थी। उन्होंने कहा साहब नहीं तो नहीं कर सकता मैं, वास्तव में इन लोगों ने जमीन बेच के बिल्डिंग बनाई है, जमीन बेच के कार ली है। ये असलियत उन्होंने सामने रख दी कोर्ट के सामने। तो कोर्ट से हमने निवेदन किया कि साहब वो व्यक्ति संपन्न तो है जिसने जमीन बेची है, वो व्यक्ति संपन्न नहीं है जिसने जमीन से उत्पादन किया है, वो गरीब है। और वास्तव में उद्योगपति केवल किसान है। प्रोसेसर और प्रोड्यूसर ये 2 शब्द हैं, इसको उद्यमी और उद्योगपति अलग अलग बोलते हैं। तो उद्यमी तो सब हैं, प्रोसेसर सब हैं। 1 से 2, 2 से 4, 10 बना लेते हैं, अलग अलग चीजों मिला करके कार बना ली, अलग अलग चीज मिला के आपने हवाई जहाज बना लिया, कुछ भी बना लिया, बस बना लिया, कुछ बना लिया। परंतु एक दाने से 10 दाने करने की कला एकमात्र किसान में है, भगवान के बाद किसान। दूसरा कोई ऐसा नहीं 1 से 10 कर सके। तो ये उद्योग है, ये सब उद्यम है। उद्यम माने आप चोरी करते वह भी उद्यम है, और आप उत्पादन कर रहे वही उद्यम है। उद्यम और उद्योग में बहुत अंतर है। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, वहां निवेदन किया गया। ये बात तो उन्होंने कहा कि शासकीय पॉलिसी है, हम नहीं कर सकते। परंतु कोर्ट ने आदेश किया, समर्थन मूल्य लगभग 205 रुपया किलो धान का रेट था उस समय, 625 रुपया, याद थोड़ा भूल रहा हूं मैं। उसको 620 था, सॉरी 620 रुपया क्विंटल धान थी और 825 किया था।
इसी अनुपात में सारे देश में जितने भी समर्थन मूल्य से बिकने वाली फसलें उसका भी रेट बढ़ा था, और ये पहली बार बढ़ा है। ये अन्नदाता किसान संगठन के प्रयास से और आप सबके सहयोग से बढ़ा। इसके बाद में हमने कोर्ट से निवेदन किया कि जब समर्थन मूल्य एमएसपी जो है निश्चित की जाए, उससे कम में चाहे व्यापारी ले चाहे सरकार ले। सरकार तो एमएसपी पे ले लेती है, परंतु व्यापारी लोग नहीं लेते हैं, तो उनको दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। उसके लिए फिर हमने दोबारा कोर्ट में केस दायर किया, और वो केस का भी हमको रिजल्ट मिला। और भारत माने गवर्नमेंट ने तो निषेध किया, परंतु जन सामान्य तक नहीं गए, तो हमने उसका पिटीशन लगा दिया है। हर व्यापारी चाहे कोई भी खरीदे, एमएसपी से कम में बिक्री नहीं होना चाहिए। अब पिटीशन का केस चल रहा है, अब कब तक उसका रिजल्ट मिलेगा मैं कह नहीं सकता। तो मान्यवर, हमारा प्रयास ये है कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा। खाद्यान्न ऊर्जा है, सब जान रहे हैं, पर कृषि को उद्योग का दर्जा भी मिलना चाहिए। वास्तव में उद्योग कृषि है, और इस दिशा में जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज हमने जो आंकड़े दिए हैं, मैं अन्नदाता की आत्महत्या पुस्तक है, मैं भी आप माननीय मुन्नीलाल जी के पास में है, उनको दी है मैंने, और वो आपको इस बारे में बता सकेंगे। तो ये सुन भी रहे हैं वो बात को। हमने उसमें कोर्ट केस का नंबर भी लिखा है कि फला समय पे फला नंबर पे केस, तो कोई भी आदमी सर्च करके देख सकता है कि इसमें केस में क्या निर्णय हुआ था, क्या हमारी मांग है और क्या होना चाहिए। तो अपन चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के यदि एक बार फिर से जबलपुर हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में या 3-4 हाई कोर्ट में इकट्ठा अलग अलग क्षेत्र में एक याचिका दायर करें कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले, खाद्यान्न, ये तो है ही है, साथ साथ में उनकी कीमत जिस अनुपात में उद्योग जगत के संसाधनों की कीमत तय की जाती है, उसी अनुपात में हमारी की जाए। उद्योग जगत में हमने ये देखा है कि 10 रुपए का माल बनता है यदि, तो 100-1000 में बिकता है। इसके आंकड़े हम आपको दे सकते हैं, अथेंट आंकड़े। बनने की लागत ये है और बनता है इतने, बिकता है इतने में। हमारा जो गेहूं है आज की स्थिति में यदि हम उसकी कीमत निकालें तो ये कम से कम 60 रुपए किलो का है, इससे कम में नहीं बनता। हम सामान्यतः एक व्यक्ति का मजदूरी, सामान्य व्यक्ति की मजदूरी, जो कि सीधा मजदूर है, कुछ काम नहीं, माने वो टेक्निक बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी उसमें उसकी मजदूरी 500 रुपया है प्रतिदिन की। तो हम किसान की मजदूरी क्या 1000 रुपया नहीं होना चाहिए? एक बात ये। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, हमारे जो कृषि की भूमि है, सारा उद्योग में लागत के मूल्य निकाला जाता है। भाई आपने 10 रुपए लागत लगाई है तो इसका ब्याज भी निकालो, वो कीमत में, मूल्य में जोड़ा जाता है। तो हमारी जो कृषि भूमि है ये भी तो लाखों की है, इसका कीमत क्यों नहीं जोड़ी जाती? तो ये मूल्यांकन होना चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ें, ऐसा मेरा प्रयास है। और मैं चाहता हूं कि आप सब यदि सहमत हैं तो अपन इसके लिए फिर से कर सकते हैं। जी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर, धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न है कि 2006 से लेकर आपकी जो केस चल रही है और उसमें अभी तक आपने ब्यौरा दे दिया, तो उसके उपरांत यह जो मांग है बहुत सही मांग है, और इस तरह की ये मांग मतलब मंजूर करने के लिए अपने शासन के प्रतिनिधि होते, एमएलए होते, एमपी होते, सरकार होती, मंत्री होते, तो इस लेवल पे कुछ प्रयास यदि किए गए हो तो उसके बारे में भी जानकारी देवे। धन्यवाद। जी सर इसमें क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि स्पष्ट खोल के बोलेंगे तो मंत्री जी महोदय, फलाना महोदय जो भी हैं वो सब थोड़े असंतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी मैं दबा के बताना चाहूंगा। जब हम 2009 में केस जीते थे, हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री मध्य प्रदेश, उनके घर गया था मैं, मेरा प्रतिनिधिमंडल, हम 4-5 लोग गए थे। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ये भारत ने केस से हम जीते हैं और इसको आप पूरे प्रदेश में लागू कराएं। पहले उन्होंने कहा कि साहब आज समय नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। आप समय जब देते तब आ जाते हैं। तो हम पहुंच गए, जो उन्होंने समय दिया। उसमें जब पहुंचने के बाद जब उनके सामने बात रखी तो असलियत ये आई सामने कि साहब वो आपका कान बात तो बहुत सही है, बहुत बड़ा काम है, सही है, और आवश्यकता, मैं भी किसान हूँ इसलिए होना चाहिए, परंतु हम व्यापारियों से लड़ाई नहीं ले सकते, ये उनके शब्द थे। उसके बाद मैं उनसे क्या बोला हूं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, और वापस आ गया। हमारे प्रतिनिधि लोग कहते मंच पे कुछ हैं, वास्तविकता ये है वो करना नहीं चाहते।
उसके लिए हमने फिर पिटीशन दायर किया, फिर से उसका जो केस अपन जीते थे कि समर्थन मूल्य से कम में, कोर्ट का केस है, कोर्ट ने कहा कि समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए, चाहे व्यापारी खरीदे चाहे कोई खरीदे। एक कोर्ट से अपन जीत चुके हैं। उसके बाद ये नेता लोग नहीं मानते, कहते जरूर है मंच पे कि हम किसान के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर नहीं मान। अब हम सब मिलकर, क्योंकि हमारे पास में संगठन बहुत बड़ा संगठन नहीं है मेरा, और ना ही मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, ना नाम ऐसा चाहता हूँ कि भाई हमारे लिए बड़ा भारी ऐसा हो, परंतु आप सब मिलकर के यदि हम साथ देते हैं तो अपन उसको फिर से उठा सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ साहब, अ, जिस प्रकार उद्योग जगत की कीमतें तय होती हैं उस प्रकार से हमारी कृषि जगत की कीमतें तय होना चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूँ तक, भारत सरकार और चाहे सरकारें, कहना चाहिए सरकार नहीं, सब चाहते किसान संपन्न हो, जनता संपन्न हो। और खाद्यान्न आप जो उसकी कीमत नहीं बढ़ाना चाहते, यदि 20 रुपया किलो टमाटर हो गया तो बड़ा मिर्ची लग जाती है लोगों को। 25 रुपया 30 रुपया किलो टमाटर हो गया तो महंगा हो गया। जबकि होटल में जाके आप 500 रुपए का बिल दे सकते हैं, 1000 रुपए का बिल दे सकते हैं, उतना ही खाने का जो आपका 50 रुपए में घर में बन जाता है। वहां महंगाई समझ में नहीं आती लोगों को। यही केवल कृषि के उत्पाद में ही महंगाई क्यों समझ में आती है। आज वर्तमान में आपका गेहूं कम से कम 60 रुपया किलो बिकना चाहिए, तब किसान संपन्न नहीं होगा, एक सीमा में आएगा। उसकी जो मूल आवश्यकता क्या उसको नहीं है। तो इन सब की लड़ाई लड़ना है, ये बिना लड़ाई लड़े तो संभव नहीं है। जब हम ये जागृति दे देंगे लोगों को, साहब किसान या जो सामान्य व्यक्ति है, जो कृषि भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसान नहीं है पर खेतीहर मजदूर है, वो आदमी तभी संपन्न होगा जब उसके इनके उत्पाद जो वो पैदा कर रहा है, जो चीज वो पैदा, उसकी कीमत बाजार कीमत के बराबर हो, अन्य कीमतों के समान में, समांतर में, तब वो संपन्न होगा। अन्यथा वो संपन्न कभी नहीं हो सकता। हमारी तनख्वाह भी बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि 180 गुना तनख्वाह जब से हम स्वतंत्र हुए तब से लगभग 180 गुना तनख्वाह बढ़ चुकी है। और कृषि के उत्पाद कीमत 20 से 25 गुना बढ़ी है। अब इतना भारी अंतर में तो मरने के सिवा कुछ नहीं है ना रास्ता। इसीलिए हमारा नवयुवक जो कृषि कार्य छोड़ के बाहर जा रहा है। ये स्थिति हमने देखी है कि अभी यदि ये यंत्र नहीं होते तो कृषि करना मुश्किल हो जाता, लोग बाग खेती कर नहीं पाते। इस स्थिति से बचना है कि हमको कृषि की ओर भेजना है, तो बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी, जनसंख्या घनत्व जो शहरों में बढ़ रहा है वो भी कम होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा यदि कृषि को उद्योग का दर्जा और खाद्यान्न को ऊर्जा का दर्जा मिलता है। तो मैं समझता हूं कि पूरा देश फिर से स्वर्णिम भारत बन जाएगा। जी सर। बहुत बहुत शानदार आपके विचार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और दुबे सर का अगर कोई सवाल है तो फिर कर सकते हैं, वरना हाँ आदरणीय ओंकारनाथ भैया जी है, उत्कृष्ट किसान झारखंड से है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके साथ संवाद करने के लिए। जी आदरणीय ओंकारनाथ भाई साहब पर आते हैं। जी नमस्कार रंजना दीदी। नमस्कार। बाबूजी को प्रणाम। प्रणाम। मैं ओंकारनाथ पलामू झारखंड से हूँ और आपके विचार बड़ी सुंदर हैं। किसान मजदूरों का आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा चीज आप रखे ये प्लास्टिक का जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही दुखद स्थिति हो गया। अभी प्लास्टिक का उपयोग हम लोग कर रहे हैं और काफी गंदगी चारों तरफ फैलते जा रहा है। सरकारें भी प्रयास कर रही है लेकिन वो उसका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है, और जब तक सफल नहीं होगा तब तक कि उसका कुछ विकल्प नहीं निकले। और आपका ये प्रयास हो रहा है कि आप प्लास्टिक का विकल्प के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम मनाते हैं कि जल्द से जल्द वो विकल्प सामने आए। हमने भी मल्चिंग का प्रयोग ये किया सामने आ किसान गए, में। प्लास्टिक का विकल्प आपके सामने है जी। जी 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 सामने जी जी हमने ला इसको दिया ना। इसको अब इसको जो है से कि हम लोग तक कैसे पहुंचे ताकि इसका हाँ हम उपयोग कर सके। हाँ जी जी, ये तो प्रश्न है। ये जो है से कि अभी हम भी 2-3 साल मल्चिंग का प्रयोग किए, लेकिन हमको भी प्लास्टिक से काफी नफरत है, तो हम जी प्रयोग किए लेकिन हम उसको बंद कर दिए। अब उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरा विकल्प मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसके चलते हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबूजी मैं बता दूं आपको कि मैं भी एफपीओ अभी गठन किया हूं और आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता मुझे भी है। और हम कैसे किसानों का मजदूरों का इनकम बढ़ाएं, इस पर आपका क्या काम हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं।
दूसरी चीज की प्लास्टिक जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और हम भी उसका कैसे कर सकते हैं, इसमें भी लोग को रोजगार मिलेगा, और इसका अब आने वाला समय में इसका काफी डिमांड बढ़ेगा देश भर में। तो दो विचार है, और इसमें आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। तीसरा चीज के थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि ये किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें आपका क्या विचार है? ये कितना उचित है, कितना अनुचित है? अब चूंकि आप इसमें गहराई से जुड़े हुए हैं, तो आपका आप गहन अध्ययन किए होंगे, तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा प्रतिक्रिया दें। जी, छोटे दो किसानों को इसमें प्रश्न क्या आपके। बेनिफिट है, बड़े किसानों को इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या हो सकता है, क्या इसमें कुछ राजनीति है, क्या सच्चाई है? थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बताएं, इस पर भी। जी जी। सबसे पहले तो आपका प्रश्न था कि आप प्लास्टिक का विकल्प चाहते हैं, तो प्लास्टिक का विकल्प आपके हाथ में। जी जी। ये हम करीब करीब 15 प्रकार की थैलियां बना रहे हैं, छोटी बड़ी, आधा किलो से लेकर के 20 किलो 25 किलो तक। अभी अपने जो हमने यूनिट लगाया है, वहां पर पतंजलि की बालाघाट की इकाई हमारे यहाँ सूर्य स्नान करने के निमित्त में योग हमने क्लास वहां लगवाई अपने फैक्ट्री में। तो हम अपने काफी लोग, अपन 10-15 लोग अपने यहाँ के बालाघाट से लोग गए थे, है ना। सनोडिया जी हमारे इसका रेट रेट हमारे इसका रेट का क्या डिफरेंस है? जो प्लास्टिक का मल्चिंग आ रहा है और ये इसका मल्चिंग, क्या मल्चिंग में भी उपलब्ध है? क्या इसका मल्चिंग उपयोग कर सकते हैं हाँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मंचिंग में तो उपलब्ध ये है। इसका डिफरेंस क्या है? कुछ रेट समान है कि या कम बेसी ज्यादा बहुत है? ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे प्लास्टिक क्या भाव मिलता है मुझे पता नहीं, क्या भाव मिलता है मंचिंग उसकी। अपनी जी जी। मंचिंग जो है 165 रुपया किलो बनती है, 165 रुपए केजी? केजी। अब जी प्लास्टिक जी की जी कितने जी। हैं मुझे नहीं मालूम। जी 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 जी। वही थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा कि दोनों से हम लोगों को एक मल्चिंग जो पैकेट जो आता है करीब 2000 रुपया माइक्रो, 16 माइक्रोन, 18 माइक्रोन, 20 माइक्रोन के हिसाब से उसका रेट तय होता है। हाँ तो उस हाँ हिसाब से हाँ। 2000, 2200, 2500 के आसपास में आता है। तो कितना उसमें थोड़ा सा बैठा, वजन कितना होता है उसका? करीब करीब हमको लगता है कि उसमें 100 मीटर रहता है। नहीं, 9 सौ वजन किलो कितना मीटर वजन होता है? जी जी। 9 वजन किलो कितना होता वजन, होता है सर, 9 किलो। हाँ ये शरद भैया बताएंगे विशेष रूप से इसके बारे में, कितना अब हम ज्यादा उसका तौल उल नहीं किए हैं, कितना है? वजन होता है उस हिसाब से रेट बैठा के देखना पड़ेगा। उसमें हमको कितना इसमें 9 किलो लागत होगा कम। सर, 9 किलो, जी 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 9 केजी। 10 मान लेते उसको, 10 किलो का जी 2.5 देना, 250 रुपए किलो हुआ वो। जी 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 250 रुपए किलो उनको आपको पड़ा। अपना 165 रुपए किलो में बनता है हमारे पास में। आप उसको कंपनी के प्रॉफिट और थोड़ा सा जो एक्सपेंडिचर होता है वो जोड़ लो तो 180 रुपया हो गया। जी। सब बिल लंथन सब मिला लो, अच्छा, ये कहाँ है ना। तो पूरे देश भर में ये आपका प्लास्टिक पूरे देश भर में उपलब्ध है, या कहाँ 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 तक पूरे देश उपलब्ध में है? उपलब्ध नहीं है भाई। हम अभी मेहनत करके शुरुआत की है, 2 साल से मैं लगा हूँ इस काम में। अभी जी हमारा जी भारत सरकार से हमको पिछले महीने अनुमति मिली। जी 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 2 साल से हम ब्याज दे रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए का। जी 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 बैंक से फाइनेंस हुआ, मशीनें लगवाई। मशीन लगाने के बाद में जबलपुर जो उद्योग विभाग है वहाँ के अधिकारी के सामने हमने ये माल बनाया, और उससे उसका पत्र के साथ में उड़ीसा हमारा एक सैंपल चेक होने गया। और उड़ीसा में सैंपल चेक होने के लिए उनको 180 दिन लगते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोसेस चलाने में। वो प्रोसेस के बाद में ये समझ लो 200 दिन बाद हमको ये रिजल्ट मिला कि आपका ये वास्तव में प्लास्टिक नहीं है और ये सुपाच्य है, पच जाता है। ये ये हमको इसका रिजल्ट उसके कोस्टिंग बाद। फिर से थोड़ा सा बता देंगे बाबूजी, फिर से बताएंगे इसका कोस्टिंग कितना पड़ा, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने में टोटल इसका खर्च कितना पड़ा? मैन्युफैक्चरिंग बिठाने में तो आपको करीब करीब समझ लो 1.5 से के आसपास पड़ जाएगा, 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। हाँ। जी 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 उसमें जो हमने जो कहानी की है, 2 साल हम परेशान हुए, वो परेशानी आपको नहीं होगी, जी जी क्योंकि अपने पास जो सर्टिफिकेट है जन सरोकार का, उससे आप टाई अप करके हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। जी 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 हमारा उसमें मार्गदर्शन भी रहेगा, जी 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 तो जी। वो आप बना सकते हैं, कोई बड़ी भारी बात हाँ जी जी जी, निश्चित रूप से हम लोग को भी जोड़िए उसमें, और बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एफपीओ भी नया नया भी चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारा एफपीओ का मार्गदर्शन करें। और प्लास्टिक का आपका जो अभी चूंकि आपके यहाँ से वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो एक जगह से हर जगह सप्लाई करने में थोड़ा सा जो नहीं, कॉस्टिंग हम कर पड़ता ही है नहीं सकते फेयर का। सप्लाई संभव है तब भी नहीं कर पाएंगे, कितना बनाऊंगा मैं? जी 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 जी। संभव नहीं तो है ना। अगर हम ये यूनिट चाहे अगर भी हर तो जगह। हम तो नहीं कर सकते, संभव नहीं। दूसरा जी जी भैया जी मेरे जी ये है, जो हम जो बना रहे हैं
इसमें भी आप सब इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगना है, कम से कम ये समझ लीजिए कि 20 लाख रुपए भी यदि आप व्यय करेंगे तो ये सब चीज बनना शुरू हो जाए। जी जी जी। हम आपको कच्चा माल भी देंगे, मशीन भी देंगे और ट्रेनिंग भी देंगे। तो जी जी मार्केट जी तो इतना है कि हम कह नहीं सकते। भी माननीय मुख्यमंत्री जी बालाघाट आए थे 3 दिन पहले, जी जी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री यादव जी, तो उद्योगपतियों में मीट थी, तो उसमें हमको भी उन्होंने निमंत्रित कर दिया, मान लिया कि उद्योगपति में भी हुए था मान करके गवर्नमेंट ने, और हमने मुख्यमंत्री से बात की तो मुख्यमंत्री जी ने करीब करीब यानी जब इनको इसको देखा सबसे पहले उनके हाथ में ये गया था, मैंने साहब ये हम बना रहे हैं, बहुत सारी बड़ी प्रक्रिया नहीं हुई, फिर उसके बाद में हमने उसके बाद ये दिया, उसके बाद फिर दीपक दिया, तो दीपक जब तीनों चीज दी फिर उसके हमने बताया महत्व, तो साहब इसको आप पानी में फेंकेंगे तो ये गलेगा और मछली का भोजन बनेगा, जमीन में रहेगा तो कुत्ता बिल्ली चूहा सबका भोजन बनेगा, और किसी प्रकार का प्रदूषण इसमें नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो विश्व में एकमात्र है अपने पास, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, उसका अपन ने पेटेंट भी कराया है। इससे एक बड़ा फायदा उनको हमने बताया सर, जैसे हम मिट्टी के दीपक हैं उसका उपयोग करके हम दीपदान करते हैं, तो मिट्टी का दीपक टूट सकता है परंतु कहीं ना कहीं रहेगा, टुकड़े टुकड़े में रहेगा, और हमारा इस दीपक में आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया वो, जैसे जन्म मृत्यु मनुष्य की होती है ऐसे जन्म मृत्यु हो जाएगी, इतना इतना नहीं, उसको आपका अच्छा ये लगा। आपका बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है, और हम आपका विजिट करने की कोशिश करेंगे, आपका आने की कोशिश करेंगे, और यही विकल्प ही है, दूसरा फिर सिर्फ प्रतिबंध लगाने से नहीं समाधान निकलेगा, जब तक विकल्प नहीं उपलब्ध रहेगा तब तक कुछ समाधान नहीं हो पाएगा, तो विकल्प तो करना ही, आपका प्रयास सुंदर प्रयास चल रहा है। जी जी, आपको धन्यवाद। और थोड़ा सा प्रतिक्रिया बता दें एक किसान आंदोलन पर, थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। आप फिर से बोलिए। जी, किसान आंदोलन पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया आपका चाहिए था क्या? इसमें सर क्या हुआ, जब इसके पहले किसान आंदोलन हुआ था, 3 कानून काले कानून के बारे में लोगों ने कहा था, तो मुझे माननीय टिकैत जी से सीधा संपर्क हुआ हमारा, हमको आमंत्रित किया उन्होंने, और भी बहुत से लोगों कक्का जी करके यहाँ है ये उन्होंने भी बुलाया, और टिकैत जी ने हमारे बेटे का जो लायर है उस बेटे का भोपाल में आके सम्मान भी किया केस जीतने पर, राकेश टिकैत जी, उनने सीधा हमको बुलाया, तो हमने उनसे एक ही प्रश्न किया कि बात आप ये बताएं, 3 कानून हैं काले आपके साथ, तो इसमें कालापन क्या है ये बता दो। उन्होंने कहा आप अपना कोर्ट केस का कापी, हम कापी आप बिल्कुल ले जाइए, कोर्ट केस की कापी अपनी ही वहां गई है, जो दिल्ली में गवर्नमेंट के पास जो रखी गई है वो अपनी की कापी है, वो सब सही है, परंतु कालापन बता दीजिए हमारा ने, यदि क्या कालापन है, तो उन्होंने प्रयास किया बताने का, तो हमने सर वो किसान की खेती वो व्यापारिक कहाँ बताइए, कहाँ लिखा है ऐसा किसान खेती व्यापारिक टेंडर है, हम आज आपको 2 साल के 3 साल के 5 साल की जो भी तय होता है 1 साल के लिए, किसान अपनी जमीन देगा, बोएगा वो ही खुद, काटेगा वो खुद, फसल उसकी होगी, उसमें क्या बुराई है। ऐसे हमारे उनसे संवाद हुआ था, और अंत में हमने उनसे कहा साहब मैं आपके साथ में नहीं आ सकता किसी कीमत में, वर्तमान में भी जो चल रहा है इसमें तो भगवान जाने क्या है, हम सर इस विषय में ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहते हैं कि ये व्यापारिक है या राजनीतिक है या क्या है, हमको कुछ करना है तो अपन खुद करें, वो क्या कर रहा है वो जाने, हम ना उनके कमेंट्स करना चाहते अच्छा ना बुरा, हम तो केवल जानते वो कानून किसान के हित में नहीं है, कि हमारी भूमि की उपज जो है कि हम जाके अमेरिका में बेच सकते हैं, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता, वो जो हो रहा था उसको बंद करा दिया लोगों ने, तो मैं जी, अभी तो नहीं। सच्चाई, अभी तो एमएसपी का सच्चाई तो यही है कि सच पूछा जाए तो मेरे यहाँ तो किसानों का मात्र 5% किसान ही एमएसपी का लाभ ले पा रहे हैं, बाकी 95% जो छोटे छोटे किसान है उनको नहीं लाभ मिल पाता है, वो एमएसपी पर बेचने के लिए भी जाते भी नहीं सेंटर पर है, वो देखते हैं मेरा छोटा। जी जी, मेरा सर ये वो तो कहना है लाभ। कि एमएसपी पे जो बिक रहा है इसको जो अपराध का दर्जा मिलना चाहिए ना, एमएसपी से कम में खरीद रहा है जो, यही तो हमने कोर्ट में केस किया है, जब एमआरपी से अधिक पे नहीं बेच सकते हैं किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, ये नियम है शासन का, तो एमएसपी से कम में कैसे खरीदा जा रहा है, ये हमारा कोर्ट में केस लगा हुआ है, ये अपन जीतने के बाद हमने गवर्नमेंट नहीं माना तो हमने पिटीशन लगा दिया उसका,
और ऐसे केस अपन 2-4 और लगा दें अलग अलग स्टेट में, तो अभी हाई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा वो। भाई आपने ये कह दिया कि ये जो एक गेहूं है या चावल जो भी है वो 10 रुपए किलो में पैदा होता है, तो फिर 9 में क्यों खरीदा जा रहा? यही तो अपनी मांग है। सबसे पहला तो एमएसपी से कम में बिक्री या खरीदी दंडनीय अपराध होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, हम एमएसपी हमारा निर्धारण जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। गलत ऐसे हो रहा है कि आप जैसे उद्योग के एमएसपी होती है, उनका एमआरपी तय होती है उद्योग की दृष्टि में, वैसी हमारी एमआरपी होनी चाहिए। वो अपना 2 रुपए का माल 10 में बेचते हैं और आप गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती। हमारा 2 रुपए माल बोलते हैं आप एक में बेचिए और उसमें भी कम में होता है। तो ये भी लड़ाई होना चाहिए, ये भी कोर्ट के माध्यम से हो पाएगा। 2-5 केस लगेंगे अलग अलग स्टेट में, सब बन जाएगा काम। हम सरकारों से कुछ नहीं मिल सकता, मेरा अपना अनुभव है जीवन का। सब दलाली के सिवा कुछ नहीं करते वो, चाहे ये हो चाहे वो हो, किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी की अच्छाई नहीं करना चाहता। और यदि हम न्यायालय में 10-5 लोग जाते हैं अलग अलग स्टेट से, यहाँ भी जाए केस अपन इकट्ठा बनाए, एक ही बनाए, मध्य प्रदेश में वही लगे, केवल आपका झारखंड में वही लगे, उत्तर प्रदेश में वही लगे, बिहार में वही लगे, सब केस अपन लगा दें एक ही टाइप के। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद बाबू जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और हम लोग भी आपके साथ हैं जी, धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी इस उद्योग में जुड़ना चाहता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो उन्होंने 25 लाख दीपक मांगे मुझसे, 25 लाख दीपक हमको चाहिए गुड़ी परिवार के दिन उसमें उज्जैनी में जलाने के लिए, दीपदान करने के लिए। ऐसे इसका मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। मैं अभी मथुरा वृंदावन गया था। मैं एक बात और, मैं थोड़ा सा साहित्यकार भी हूँ, एक ग्रंथ लिखा है मैंने चित्रगुप्त सागर, तो मैं बुलाते हैं लोग बाग, महाकाव्य है हमारा। तो मथुरा वृंदावन में कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था, तो मैं वहां गया था। तो मैं लोगों से सर्च किया, तो वहां मथुरा वृंदावन के व्यापारियों ने हमसे कहा इसको देख करके, साहब हमें 1 लाख पर मंथ चाहिए कुल्हड़। बड़े 3 प्रकार के अपन बना रहे हैं जी, इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है, चाय के लिए छोटा है और लस्सी वगैरह के लिए बड़ा है। जो भी व्यक्ति इससे जुड़ना चाहे इस यूनिट से, तो वो तत्काल सॉरी जितना भी जैसा समय मिले हमसे जुड़े, संपर्क में। और आप यदि चाहें तो मेरा नंबर भी नोट कर लें। जी जी जी, ग्रुप पे आप डाल देंगे, रंजना दीदी से नंबर, रंजना दीदी से नंबर ले लेंगे। उनके पास है जी। इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? ये जो गिलास जो बन रहा है इसका रॉ मटेरियल क्या है? पराली। हाँ, पराली अच्छा के अच्छा, डंठल उसको बनाते हैं, उसमें और चीजें, खाने वाली चीजें जितनी भी सब है खाने की चीजें हैं। और अपन इसका पेटेंट अप्लाई किया है, 2 महीने हुए भारत सरकार के, उसमें इसका प्रकाशन भी हो गया है। 1 महीने की समस्या और बची है, 1 महीने के बाद इसका पेटेंट मिलने की हमारी पूरी उम्मीद है हमको, क्योंकि 90 दिन के बाद ही गवर्नमेंट पेटेंट देती है। हम चाहते हैं कि ये पूरे देश में लोगों का लगभग, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, करीब करीब 2000 रुपया प्रति एकड़ लाख किसान को अतिरिक्त हो जाएगा। तो आप देखते हो पदार्थ, फिर कालांतर में हम इसमें बिस्लरी बॉटल भी अलग करना चाहते हैं। ओंकारनाथ जी म्यूट करें आप, ओंकारनाथ जी म्यूट करें, सब लोग म्यूट करके सुने, आवाज फिर साफ नहीं आती। जी बाबूजी, सब लोग म्यूट रहें जी। हमारा सर इसमें ये प्रयास है कि जिस दिन हमारे देश के किसान लोग, उनका खुद का पैरा उनका खुद का संपत्ति है, भूसा उनकी खुद की संपत्ति है, कच्चा माल उनकी खुद की संपत्ति है, उनको कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, बना के हमको बाजार में देना है। जो हम जला रहे हैं वो जलाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। जो हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रहा है वो जलाने की समस्या समाप्त होगी और दो पैसा मिलेगा भी। तो इससे आप लोग बिल्कुल जुड़े, और मैं आह्वान करूंगा पूरे देश के किसानों से सबसे, और विशेष रूप से पतंजलि तो पर्यावरण के लिए काम कर ही रहा है, तो आप सब लोग मिलकर करें तो बहुत बड़ा काम होगा, और इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार भी बहुत बड़ा है। हमारे पास में अपना जो प्रोडक्ट जापान पहुंच गया है, क्योंकि अभी पेटेंट नहीं हुआ इसलिए व्यवसाय नहीं भेजा हमने, और अरब में, ये तुम्हारा अरब कंट्री में पहुंच गया है, और वहां से भी डिमांड हो रही कि हमको भेजा जाए। परंतु चूंकि जब तक पेटेंट नहीं होगा तब तक हम जन सामान को नहीं दे, और 1 महीने की बात और बची है, 1 महीने 2 महीने मैक्सिमम पेटेंट हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और ओंकारनाथ भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
सुंदर महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सदन में हो रही है। मैं आगे अगला वक्ता आदरणीय शरद भैया जी है, बहुत अच्छे उत्कृष्ट किसान है, कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, इटारसी नर्मदापुरम से। मैं शरद भैया को सादर आमंत्रित करती हूँ, फिर उसके बाद अशोक भैया जी। जी शरद भैया। जी, आज के मुख्य अतिथि बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं और किसानों की तरफ से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और जेबी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। मुख्य अतिथि से मुझे ये पूछना था सर कि जैसे 1 एकड़ की पराली अगर कितनी निकलती है, कितना उसमें प्रोडक्शन होता है, और कुछ चीजें बाहर से भी बुलानी पड़ती है या पूरे अपने देश की ही उसमें यूज होती है? ये जो कुल्हड़ वगैरह बनाने के लिए जो आप उपयोग कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है वही किसान के पास है, सब किसान के पास है। जी जी जी। हमें बाहर से कोई चीज नहीं मंगाना पड़ती है। एक आध चीज ऐसी है जो हमको बाजार से लेना पड़ती है, बाकी नगण्य है, सब चीज हमें बाजार से है। वो जैसे पेटेंट हमारा हो जाएगा वैसे मैं सबको उसको खुद उजागर कर दूंगा इसका क्या क्या हमने डाला है। अच्छा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वो केवल किसान के माने सबका सब पूरा सब किसान के पास में है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास ना हो तो आपके पड़ोसी के पास हो। जैसे आपने धान लगाई है तो धान का पैरा आपके यहाँ है, पड़ोसी के यहाँ भूसा मिल जाएगा, मगर है किसान के पास में। हम्म। तो ये आप पेटेंट होने के बाद सारी चीजें और जो भी जैसे मशीनों के विषय में जानकारी वो अभी अपन ये तो अपन कर सकते होने के बाद में हम इसका उजागर करेंगे, सब सर्वमान्य हो जाएगा, सबको बता दिया जाएगा, लिखा जाएगा ना वो तो अपन जी जी। जैसे दवाइयों में लिखा रहता है ना क्या क्या मिला, वो लिखा जाएगा फिर तो। फिर हाँ, वो अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अपन कुछ इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए किसान ने मेहनत की है और किसान इतना पैसे वाला नहीं है कि वो हर घर में बना दे, तो ये व्यापारी लोग उसको लपक लेंगे और हम बाहर के बाहर हो जाएंगे। बहुत अच्छा। हमारा ये सोचना है कि हम जब इसकी पहले यूनिट डालें, हम जैसे अब आप हमारे साथ आएंगे तो हम ट्रेनिंग देंगे तो सब कुछ बताएंगे ना ट्रेनिंग में। तो जी जी जी। ट्रेनिंग में तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना बताऊं। जी। ट्रेनिंग में तो मुझे सब बताना पड़ेगा, ऐसा है, ये मिलाओ ये मिलाओ ये मिलाओ ये मिलाओ। तो वो हम अपन पहले किसानों को ही जोड़ेंगे, जन सरोकार से जुड़ करके जो भी यूनिट काम करना चाहता है उसको सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, मशीन भी उपलब्ध कराएंगे और सारी चीज बताई जाएंगी। अब इसको जन सामान्य के पास पहुंचाना है ऑन पेपर, वो पेटेंट के बाद होगा। जी, बहुत अच्छा मुकद्दी जी, और आपकी लड़ाई में हम भी शामिल हैं कि सभी चीजों के मूल्य सही निर्धारित होने चाहिए। और भारत सरकार की गवर्नमेंट ने भी 3 बिल लेके आई थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण वो बिल ड्रॉप करने पड़े। और जो पराली का बहुत सारा जो यूज है वो सही ढंग से होने लगेगा और पॉलीथीन का धीरे धीरे कमी आने लगेगी। वो बहुत बड़ा आपका काम है। जी ओम प्रणाम। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय अशोक हेलो जी ओम। भाई साहब स्वागत। हाँ आवाज हाँ आवाज आ रही है, आप बंद कर दो उधर। जी ओम। जी मुरली मनोहर जी को ये बहुत ही पर्यावरण की रक्षा करने के लिए किसानों की आमदनी किस प्रकार दुगनी हो उसके लिए जो आपका जो प्रयास है, आपने सब दूर उठा पटक करके देख लिया है कि सरकार सिर्फ गुमराह करती है किसानों को, और किसान की आमदनी खुद किसान अपने व्यवसाय से बढ़ा सकता है, उसका आपने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। किसान ही एक ऐसा है जो पर्यावरण की रक्षा करता है, किसान दुनिया को दूसरे देशों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाता है, और इस राष्ट्र की रक्षा किसान के बच्चे ही करते हैं। नेता इस देश को लूटने में लगे हुए हैं, उसके लिए आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। कोर्ट के माध्यम से किसानों को किस प्रकार उसका समर्थन मूल्य मिले, उसका आपने उदाहरण। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ये मशीन लगाते हैं इसमें कितनी जमीन में ये मशीन लगती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो आपने जो कोर्ट लगाया उसका कोर्ट का केस का नंबर आप देने की कृपा करें। जी जी, जी।
देखिए, मशीन लगाने में आपको बहुत ज्यादा जमीन नहीं लगना है। वो मशीन अपन ने दो प्रकार की बात की। ये अपन सबसे पहले इसकी यदि लगाते हैं तो उसको आपको करीब करीब 1 से 1 एकड़ के आसपास जमीन लगेगी मैक्सिमम, है ना। और उसमें आपका ये भी काम दोनों हो जाएगा चालू। अच्छा, क्या है, कच्चा माल आपको ज्यादा रखना पड़ता है। जैसे आपको पैरा का लगाना चाहते हैं तो पैरा का ढक आपको साल में जहाँ 2 फसल होती है वहां पे 2 बार मिलेगा पैरा। जहाँ एक ही फसल होती है धान की तो उसको एक ही बार मिलेगा। या गेहूं का अपन लगाए तो भूसा का, तो अपन को स्टॉक करके रखना पड़ेगा। स्टॉक करने के रखने के लिए जगह तो लगेगी, साल भर उत्पादन करना है हमें, इसलिए तो बहुत ज्यादा जगह नहीं लगती है। 1 एकड़ जमीन पर्याप्त है और किसानों के पास में ये है, कोई बड़ी बड़ी भारी बात नहीं है। और फिर इस समूह के रूप में भी अपन काम कर सकते हैं। और माननीय हमारा जो सेंट्रल बैंक के मैनेजर जी हैं, जिनका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, जनरल मैनेजर, उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, सम्मान भी किया उन्होंने हमारा, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप 1 साल के का रोलिंग हमको दिखा दें जो वो बैंक का, और उसके बाद आप भारत में जहां भी जिस भी एफपीओ को चाहेंगे, जिस भी स्वयं सहायता समूह को चाहेंगे आमंत्रित करें, उसको हम लोन देंगे। तो भारत सरकार के साथ अपन बैंक हमारे लोन देने को भी तैयार है, अपना काम अच्छा है, तो उसमें कोई ज्यादा परेशानी मेरे को नहीं। बस हमें केवल अपने अंदर साहस पैदा करना है और हम काम करना है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग संपन्नता की बात कर रहे हैं, वो किसानों की संपन्नता बिल्कुल नहीं चाहते। किसान यदि संपन्न हो जाएगा तो इनकी तूती बंद हो जाएगी। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है। हमने बहुत मेहनत करके देखा है और परेशान भी हुआ हूँ। मेरे बड़े बेटे ने, जो लॉयर है, नेशनल लॉ कॉलेज से पढ़ा है, और उसने संकल्प लिया है कि हम कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, हम मजिस्ट्रेट नहीं बनेंगे। वो अभी मजिस्ट्रेट कब का बन गया होता, परंतु हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके लिए समर्पित है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यदि साथ में आते हैं तो बहुत बड़ा काम, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 साल के अंदर अपन कर सकते हैं। और सबसे पहले जब हम खुद उठेंगे तो सब सारा अपने आप उठ जाएगा। जिस दिन हमने अपना उद्योग खुद डाल लिया किसानों ने अपने अपने घर घर में, तो अपने आप संपन्नता आएगी, जाएगी कहाँ। तो आप सबसे मेरा आह्वान है, आमंत्रण है, निमंत्रण है कि आप लोग इसमें आइए और शुरुआत करिए छोटे काम से। मत प्लास्टिक के कैरी बैग का बनाइए, ये बहुत बड़ा काम है। ये तत्काल लगा देने में नुकसान भी होने की संभावना रहती है। तो आप भी 10-15 लाख रुपए लगा करके एक समूह के रूप में, बड़ा काम नहीं है, इसको शुरू कर सकते हैं। ये बनाएं, और इसमें जब अपन दुर्गा जी की, गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे तो 2-4-10 मूर्ति नहीं बिकना भाई साहब, करोड़ों संख्या में मूर्ति बिकेगी। एक जिला पूरे जिले को मूर्ति, मैंने 1 यूनिट पूरे जिले को मूर्ति सप्लाई नहीं कर पाएगी। ऐसे हम, और इसके बाद जिस दिन हम बिस्लरी वाटर अलग कर देंगे, उस दिन क्या हाल होगा। बिस्लरी बॉटल जो प्लास्टिक की बनी हुई, उसको भी हम इसी से बनाना चाहते हैं। और भगवान ने चाहा, आप सबका साथ मिला तो मैं नहीं ज्यादा समझता, 2 साल के अंदर व्यवस्था हम कर देंगे। अब आपकी जितनी भी पैकिंग होती है, चाहे वो छोटी गुड़िया की पैकिंग हो, चाहे बड़े से बड़े मशीनों की पैकिंग, सबकी पैकिंग प्लास्टिक से होती है। उसका भी विकल्प हमारे पास में है, हम बना सकते हैं। तो बहुत बड़े उद्योग का बहुत बड़ी संभावना है। और यदि किसान इसके साथ जुड़ता है तो इससे अच्छा को, मक्का से दाना बनता है, ये अभी जर्मनी से आ रहा है। आप सब लोग यदि जुड़ जाते हैं तो अपन मक्के से दाना भारत, माने अपन भारत में बनाएंगे, और ये जो 30-40 रुपया किलो का रेट कम हो जाएगा इसका। तो हम सबको खड़े, खुद को होना पड़ेगा, आपको कोई भी खड़ा नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। खुद को ही खड़े होना पड़ेगा। आप सब आमंत्रित हैं, स्वागत है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल स्वागत है, आइए, नंबर हमारा ले लीजिएगा और संपर्क सीधे कर सकते हैं। और आके यहाँ यूनिट देखें। हम ये कहेंगे साहब, मैं कह रहा हूँ हवा भी तीर हो सकता है। आप लोग खुद आइए, देखिए, और देखने के बाद निर्णय करिए। जी 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 तो जी जी केस का नंबर बाबूजी मिल धन्यवाद। सकता क्या? काय का? हाँ, केस का हमारी पुस्तक है, अन्नदाता की आत्महत्या किताब ही है। मैं किताब में सारे नंबर डिटेल सब दिए हैं। वो किताब कहाँ से मिलेगी? हमारे पास मिल जाएगी ना। आपका नंबर दे दो बाबूजी। हाँ, 79 जी 87 7987 08 5646। जी बाबूजी, धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत बहुत। बोलिए, एक बार बोलिए, गलत ना बोल दिया। 7987085646। हाँ।
पटेल साहब चिंता मत करो, बहुत जल्दी अपने को चलना ही है, अपॉइंटमेंट अपने को मिल गया है। बस केवल यह है कि यहाँ से चलना है। अभी इसी हफ्ते में जाना था, पर दिल्ली के कार्यक्रम होने के कारण थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो अपन निश्चित रूप से मार्च के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में हम जरूर बालाघाट पहुंचेंगे, नर्मदापुरम से एक टीम लेकर के। जी ओम। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय हैंड राइज बहुत है, मगर सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को पतंजलि अनुसंधान केंद्र से सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और संवाद करने का कष्ट करें। जी आदरणीय पवन कुमार सर, मेरी आवाज आ रही है? नहीं है, नहीं है। उनको बने सिंह जी को, अस्तवा तिवारी को बुला लो। जी 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 आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी। सदन को नमन। हमारे मुख्य अतिथि को भी सादर प्रणाम। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका रेट जो ये अपने कुल्हड़ और ये उसका क्या रेट है? ये देखिए सर, हमारे पास में अभी लार्ज स्केल में बनना शुरू नहीं हुआ है। हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैनुअली हमने बनाया था, तो बहुत बार बना, बहुत बार बिगड़ा टूटा। अब हम स्थिति में आ गए हैं कि अपन बाजार में दे सकते हैं, तो इसके लिए मशीनें हमारी बन रही। तो इस महीने हमें मार्च में मशीनें मिल जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मशीन लगभग फाइनल हो गई। अब मशीन बनने के बाद में जब ये बाजार में आएगा तो रेट इसका मैं समझता हूँ मिट्टी के बर्तन के बराबर ही जाएगा, उससे भले कम हो जाए, ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत मिट्टी से बढ़िया। कुल्हड़ बनते दीपक बनते हैं, उसके आसपास ही रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका स्कोप बहुत बढ़िया रहेगा, ये इसकी डिमांड भी बहुत रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी मैं इसका आपको बताऊं, 3 दिन पहले हमारे पास मुख्यमंत्री बालाघाट आए थे, जो मैं चर्चा कर रहा था, दूर रह गई वो। उन्होंने, जब मैंने उनको ये बात बताया, तो मैं फोटोग्राफ भी डाल सकता हूँ, मैडम को दे दूंगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तो मुख्यमंत्री का हाथ नहीं पकड़ सकता भाई, कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग 3 मिनट तक वो पकड़े रहे हाथ। यानी बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने आश्वस्त किया है कि चुनाव तक हम कुछ नहीं कर सकते, एक सामान्य बात है, और चुनाव के बाद में आपसे बात करेंगे। इसी तरह से हम लोग भी ये बहुत प्रभावित हैं, ये चीजें सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा अच्छा पुनीत कार्य ये हो रहा है कि ये मतलब किसी रीयूज में आ जाएगा तुरंत। जैसे हम उपयोग किए, उसके बाद इसका उपयोग हमारे पशु पक्षी प्रकृति करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। और आप जिस कार्य में लगे हुए हैं किसानों के उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए, इसमें हम लोग भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की पराली की। हमारे यहाँ होशंगाबाद जिले में भी जो वेस्टेज है धान का, उसको लोग आग लगाते हैं, खराब करते हैं, जलाते हैं। अगर उसका विकल्प मिलता है तो एक बहुत बड़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समस्या का निदान हो सकता है। जी ओम। मिलता है, बात खत्म हो गई सर, मिल गया है। ये पूरे देश में इस समस्या है, हर जगह है। अरे इसके लिए पंजाब दिल्ली और सरकार से मेरे उत्तर पास प्रदेश फोन आया है। में महीनों प्रदूषण धुआं एकदम रहता है, अंधेरा छा जाता है। माननीय, मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। पंजाब सरकार से मेरे पास मैसेज आया है कि 660 करोड़, ऐसा कुछ समथिंग, मुझे शब्द याद नहीं है, 600 से अधिक करोड़ का बजट है उनका इस विषय को लेकर के। क्या आप पूरे पंजाब की समस्या समाधान कर सकते हैं? भैया, आप अपन खड़े हो जाएं तो देश दुनिया बुलाएगी आपको। भारत तो छोड़ दीजिए, समस्याएं अकेले भारत में नहीं है, बहुत जगह है। इस सारी समस्या का समाधान है, प्रकृति को हम संरक्षण करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ साहब। मैं 5, 6, 7 जून को हमारा दिल्ली में कार्यक्रम था, इसमें प्रगति मैदान में। उसके बाद वहां के मूर्धन्य लोगों ने, जो समाज सेवी लोग हैं, हमको अक्टूबर में बुला के नरेंद्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया। तो ये उनके समझ में कुछ आया होगा तभी ना किया। बात अच्छी है, हम सबके हित की है, देश के हित की और दुनिया के हित की है। एक बात और मैं छोटी सी कहना चाहता हूँ, किसान का जो सहयोग संसार को है। आप 1 एकड़ में मैं समझता हूं कि करोड़ों पौधे लगाता है किसान, छोटे, धान के, गेहूं के, किसी के भी।
एक पौधा 1 कार्बन पार्टिकल खाता है 1 मिनट में। एक पौधा 1 मिनट में, 1 दिन में 1 कार्बन पार्टिकल खाता है। तो कितना कार्बन पार्टिकल खाता है 1 एकड़ का पौधे? करोड़ों करोड़ों कार्बन। अब ये जितने भी उत्सर्जन कर रहे हैं आपका धुआं, मोटरसाइकिल से लेके हवाई जहाज तक, फैक्ट्रियां, सब मिला के इतना धुआं पैदा कर रहे हैं। यदि किसान एक वर्ष खेती करना बंद कर दे तो ये कार्बन पार्टिकल क्या हाल होगा? ये खत्म हो पाएंगे क्या? अब आप साहब उसके बाद भोजन तो छोड़ दीजिए, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा हमारा। किसान का इतना बड़ा योगदान है जीवन में, क्या बताएं। यदि किसान ना रहे तो हम अधिक से अधिक 15 दिन में बिना भोजन को छोड़ दीजिए, 15 दिन में निपट जाएंगे लोग बाग। ये कार्बन को ऑक्सीजन में बदलने का सबसे बड़ा काम किसान कर रहा है, इसकी हमारी कोई कीमत नहीं है। और उद्योग जो तथाकथित जिसको उद्योग कह रहे हैं, ये सब ऑक्सीजन को कार्बन बदलने का काम कर रहे हैं, वो संपन्न है। हम जो जीवन दे रहे हैं, हम बेकारी बन रहे हैं, गरीब बन रहे हैं, दरिद्र बन रहे हैं। ये लड़ाई है जी। जी धन्यवाद। आगे मैं आदरणीय बने सिंह भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी बने सिंह भाई साहब। जी जी सदन और योगार परिवार के सभी को मेरा सत सत प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो पहले सदन में आए थे उस समय से मेरा पास आपका नंबर है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है, परंतु मैं एक सदन को और आपको सभी लोगों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अपनी जो पॉलीथीन बन रही है उनसे कुरकुरा पैकिंग वाले जितने देश भर में कुरकुरा पैकिंग कर रहे हैं उन सबको अपन फॉलो करेंगे तो पर्यावरण के हित में और प्लास्टिक मुक्त के लिए भी बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर अपन को देखा जा सकता है। और शादियों में आज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा, प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक के दूने पत्तल, तो उनको भी हम लोग प्रेरित करें तो बहुत जल्द अपना भी सफलता मिलेगी और पर्यावरण क्षेत्र में भी बहुत जल्दी सफलता अपन को मिलेगी। ये दो चीज़ पर मेरा जो आज का फोकस है, इनके ऊपर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? और कुरकुरे की एक पैकिंग में कितना खर्च बैठेगा अपन को? मान लो एक पैकिंग बनाए, उसके आधार पर अपन कुरकुरा पैकिंग करने वाले को भी प्रेरित करके अपना पॉलीथीन उस तक पहुंचाने का काम अपन कर सकते हैं। जी देखिए, आपने जो कहा कि पत्तल दोना जो बन रहे हैं, शुगर कैन के बन रहे हैं और प्लास्टिक के बन रहे हैं, इसका हम उपयोग कहते हो। आप इसके लिए सबसे बढ़िया सलाह मेरी ये है कि अपन जो इसकी फैक्ट्री आप लोग डालें, इसको शुरू करें। तो आपके पास कच्चा माल पूरा है, आपके पास में आपकी टेक्निक है, आपका अधिकार है। पेटेंट जैसे होगा तो वो हमारा अधिकार हो जाए किसानों का, माने मेरा नहीं, ये हमारा अधिकार होगा, है ना। हम इसको स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इनका उपयोग के साथ साथ में हम 8 प्रकार की ऐसी थालियां बना रहे हैं जो अलग अलग बीमारी के लिए काम आएंगे। शुगर के लिए अलग भी थाली रहेगी, थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, सब गिलास, सब चीजें। ये बीमार, यानी हम केवल सामान्य भोजन करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य भोजन के लिए तो बनाएंगे ही, परंतु हम बीमारियों के लिए अलग अलग बनाएंगे। इसमें आप भोजन करोगे आप 6 महीने में स्वस्थ हो जाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, एक ही बैठक में अपन सारी बातें बताना संभव नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है कि हम सब लोग इससे जुड़ें, और इसका लागत मूल्य भी आपके बाजार मूल्य से कम है, क्योंकि संपत्ति हमारी है ना, कच्चा माल हमारा खुद का है ना, इसलिए हमको उसकी कीमत का मतलब अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपके घर में जो अनाज पैदा होता है, सब्जी पैदा होती है, उसकी कीमत आपको पता लगती है क्या? कि हमको 2 रुपया खर्चा हुआ है, 10 रुपया खर्चा हुआ। हमारे यहाँ भटा है, तोड़ के ला लो, बना लो, टमाटर बना लो तोड़ करके, तो हमें पता नहीं लगता। इसी प्रकार से इसका भी पता नहीं चलेगा हम किसानों को। और बाजार में जिस दिन हम अपनी बात बेचेंगे, प्लेट, थाली से, प्लेट से, कटोरी, सब चीजें, बहुत सारी चीजें बनाना है, तो आपका निश्चित रूप से संपन्नता भी बढ़ेगी और प्रदूषण भी रक्षा होगी। सबसे बड़ी बात, पर्यावरण की रक्षा होगी, प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलेगा। जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आगे आदरणीय मिथिलेश बेन जी उत्तर प्रदेश से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम, सदन को नमन वंदन। आज की चर्चा सुन के मैं अंदर से कितना आनंदित महसूस कर रही हूँ ये मुझे ही पता हो सकता है।
सच में मैं इस पे काम कर रही हूँ कि ये जो पॉलीथीन और जो प्लास्टिक है इसने कितना प्रदूषण फैला दिया है और कचरे की समस्या भी इसी की वजह से है। और मन में यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु कोई तो इसका समाधान जरूर निकलना चाहिए। पतंजलि भी गई, कई बार मन होता था कि स्वामी जी से कहूं कि आप कितना पैकेज, इतना पैकेट बनाते हो, कितना इससे पोल्यूशन फैलता है, लेकिन वही कि मन का मैं गुरु से कोई नेगेटिव बात नहीं कहूंगी, है ना, तो उस वजह से नहीं कहा। लेकिन आज मुझे सुनकर के ये चर्चा, ये आनंद हो रहा है कि किसी ने तो ये समाधान हमें दिया। और सच, यदि हमारे सदन के भाई और बहन प्रशिक्षण लेने जाएंगे तो सबसे पहले मैं उस टीम में रहूंगी। और कोई भी वहां जाएगा तो आप जरूर मुझे फोन करके कहेंगे, तो मैं भी साथ चलूंगी। ये इतना पुनीत कार्य है प्रकृति के लिए। और हम जो बीमार हो रहे हैं, इतनी बीमारियां जो फैल रही हैं, उसमें प्लास्टिक बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर रही है। तो ये बहुत ही पूजा के समान कार्य होगा हमारा, सेवा भी होगी और पूजा भी होगी प्रकृति की। तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ आज की चर्चा सुन के। जी बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जी ओम, धन्यवाद बहुत बहुत रंजना बहन आपका। बहन जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ विषय के लिए। ये जो प्लास्टिक है, ये जो खुला हुआ है, हमारा दुश्मन दिख रहा है हमको। कुछ लोग, व्यापारी लोग, इसको बायोडिग्रेडेबल करके डुप्लीकेट बना रहे हैं। कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, ये सुपाच्य है, परंतु वास्तव में नहीं है। इसके लिए हमारा 28 तारीख को यहाँ प्रदर्शन भी कर रहा हूँ नगर पालिका में। मैं दे रहा हूँ उनको कि 27 को प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये वास्तव में असली कौन है, नकली कौन है, इसकी पहचान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नकली भी असली के नाम से बिक रहा है। व्यापारी बहुत क्या बताऊं क्या करते, शब्द बोला अच्छा नहीं लगता मेरे को। जी 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 बहुत सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और आज जो चर्चा योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय हमारे भाई साहब बाबूजी मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी ने की है, सदन ने सुना है बड़े आत्मीयता के साथ और मन को छूने वाली, जैसा बहन मिथिलेश जी कह रही थी। यह बात बिल्कुल मन को छू गई है। और जो आपने कहा है किसानों के हित में कि एमएसपी से कम नहीं हमारा उत्पादन बिकना चाहिए। जब एमआरपी से अधिक उत्पादन जब मार्केट का नहीं बिकता है तो हम किसान भाइयों का क्यों नहीं, उसका मूल्य भी निर्धारण हमारी लागत के अनुसार जमीन के और किसान की मजदूरी के हिसाब से किया जाए। यह बात बिल्कुल सत्य है और यही मांग हमारी सात्विकता के साथ, शांति के साथ होना चाहिए। और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सभी राज्यों, हमारे इसमें योगाहार कार्यक्रम में लगभग 18-19 राज्यों के किसान और हमारे वैज्ञानिक और जागरूक वरिष्ठ समाज सेवी जुड़ते हैं। इसके साथ साथ ये जो अलग अलग जुड़े हुए हैं वो कई देशों से हमारे मुख्य वक्तागण और युग शिक्षक जुड़े रहते हैं या इस ग्रुप से जुड़े हैं और इस योगाहार कार्यक्रम के सहभागी भी रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि जो हमारे आज के आदरणीय श्रीवास्तव जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, इस पर हम एक एक बिंदु पर एक कार्य करें, योजना बना के कार्य करें। पर्यावरण बचाने के लिए जो पॉलीथीन मुक्त भारत या हमारा समाज या को हमें बनाना है, दो काम आज हम सब इस पर चर्चा करेंगे। आज चूंकि 8:30 बजे तक एक कार्यक्रम चलेगा, इसके बाद हम कल पुनः एक विषय पर चर्चा करेंगे। पहले एमएसपी और एमआरपी, हमारा एमएसपी के कम से हमारा उत्पादन अगर किसान का बिकता है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो, मुकदमा कायम हो। अगर यह सरकार के साथ साथ हम सभी कोर्टों में, विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम ये केस दायर करें। इस पर हम एक योजना बना के चर्चा करेंगे और उसमें हम किसी विद्वान अधिवक्ताओं को भी जो है हमारा कार्य जो है सेवा भाव से कर सके, उनको हम जोड़ेंगे। और दूसरा जो पर्यावरण बचाने के लिए जो पॉलीथीन मुक्त है, इसमें हमारे श्रीवास्तव जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और एफपीओ का विस्तार होगा और जगह जगह यूनिट, जैसे हमें अशोक पटेल साहब ने कहा है कि हम कितनी जमीन लगेगी, क्या लागत लगेगी। हमारे ओंकार नाथ जी ने भी बुलाया, उनका भी एक एफपीओ है। हमारे देश में और कई एफपीओ हैं और कई किसान हैं, कई हमारे उद्योगपति हैं, कई व्यापारी जुड़े हुए, वो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे।
तो हम सब जो है इस पर विचार करेंगे, तो निश्चित आगे हमारा अभियान है जो वो बढ़ेगा, हमें उम्मीद है, और हम इस मिशन को जारी रखेंगे। और मैं श्रीवास्तव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका संघर्ष जो आपने किया है, जो परिश्रम किया है, जो त्याग किया है, वह निरर्थक नहीं जाता है और न जाएगा। हम सब जो है यह योगाहार परिवार, पतंजलि परिवार आपके साथ है। और आपने जो शुरुआत की थी, बहुत संघर्ष किया है आपने, हमने देखा है, हमने कई मंच भी आपके साथ साझा किए, और वो संघर्ष आप इस कार्यक्रम के भीष्म पितामह रहेंगे, और हम सब आपके साथ हैं और संघर्ष करेंगे हर हालत में, किसानों के हित में पूरी ताकत के साथ। लेकिन हाँ, बस वही है जो आपने कहा है, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है कि देश को में जो आंदोलन किए जाते हैं, कुछ आंदोलन दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं राजनीतिक रूप से, किसी न किसी विपक्षी दलों का सहयोग लेकर के, इसलिए ये आंदोलन जो है दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जो आपने जो कहा है, बस वही दो मांग हमारी, एमएसपी से कम हमारा उत्पादन नहीं बिकना चाहिए किसान का, और एमआरपी से अधिक हमारा तय भी होना चाहिए, उसकी लागत के अनुसार हमारा रेट तय होना चाहिए। हमारे देसी गाय का दूध 100 रुपए लीटर, और हमारा जो गेहूं है उसका जैसा आपने कहा है कि 60 रुपए किलो होना चाहिए, यह अति आवश्यक है। इस पर अपन आगे और चर्चा करेंगे, और इसमें आपका क्या रुझान रहेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम आगे बढ़े। अब हम इस कार्य को आगे लेंगे, तो आपका मैं चाहूंगा मार्गदर्शन कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। जी आदरणीय। मेरा सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत समय से जुड़ा हूँ। आपने अन्नदाता की आत्महत्या में आपका लेख भी है, ये सभी को बताना चाहता हूँ। अन्नदाता की आत्महत्या जो पुस्तक है, इसमें माननीय का हमारा एक लेख है, और उनके पास पुस्तक भी जानकारी पूरी है। तो मैं आपके साथ हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है साहब के, हम सब मिलकर के पूरा देश बदल सकते हैं निश्चित रूप से। बस हमें केवल करना यही है कि अपन बैठ करके एक योजना बनाएं। वकील हमारे पास हमारा घर का है, बेटा हमारा नेशनल लॉ से एलएलएम है और समर्पित है, उसको कोई हमको पेमेंट फीस देना की जरूरत नहीं है। वो तो हमने एक बात किसी ने चर्चा की थी, ये तो हो सकता हमने साहब, भगत सिंह पड़ोसी घर में क्यों पैदा हो, हमारे घर में क्यों नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते भगत सिंह हो, परंतु पड़ोसी घर में हो, हम उसका सम्मान करेंगे। हमारे घर में होगा तो फाका आएगा ना। तो अपन ये चाहते हैं कि वो भी स्थिति हमारे पास में है। हम और विद्वान जो वकील हैं, हम सबको जोड़ लेंगे, ऐसा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और हर यदि 5 प्रदेश में यदि हमने एक केस लगा दिया हाई कोर्टों में, तो सुप्रीम कोर्ट में ये चला ही जाएगा अपने आप, इसमें कोई दो मत नहीं। और हमारी एक ही मांग, 10 मांगे हमको नहीं रखना है। एमएसपी से कम हमारा जो माल बिक रहा है वो दंडनीय अपराध हो, और एमएसपी का निर्धारण जो हो उद्योग जगत की नीति के अनुसार हो। ये 2 चीजें हमको चाहिए, तीसरा हमें कुछ नहीं मांग करना है। 2 मांगे हमारी यदि सफल होती हैं, तो हमारा अपना आप पूरा अगर देश का परिवेश बदल जाएगा। जिस दिन हमारे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी, उस दिन बाजार में अपने आप बढ़ जाएगा। जब आपके पास 2 रुपए आता है तो आप 2 खर्च करेंगे, और 10 आएगा 10 खर्च करेंगे, बाजार में अपने आप आवक जावक बढ़ जाएगी। तो अच्छा, दूसरी बात, कृषि की ओर जो किसान के बच्चे बाहर जा रहे हैं, कृषि से विमुख हो रहे हैं, वो कृषि की ओर वापस लौट आएंगे। जैसे वो वापस लौटेंगे, वैसे ही जो दुनिया की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं, आपकी जनसंख्या घनत्व की समस्याएं बड़े-बड़े शहरों में, ये अपने आप कम हो जाएंगे। जब लोग किसान की ओर जाएगा, वापस खेती की ओर जाएगा, तो पर्यावरण तो सुधरेगा ही, हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। इसके लिए बस ये योजनाबद्ध तरीके से सब लोग मिलकर के काम करें, और आप सबका जो भाव है ये बहुत वंदनीय है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आज ईश्वर ने हमारा सौभाग्य खोल दिया है कि आप सबके साथ में मिलके हम काम करने का अवसर मुझे मिलेगा। माननीय स्वामी जी का सानिध्य मुझे मिला है, और आशीर्वाद भी है उनका। अपन सब मिलकर के काम करें, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा-जैसा आप मार्गदर्शन करेंगे, जैसा आप कहेंगे, वैसा अपन योजना बना सकते हैं। योजना बैठ के जरूर बनाना पड़ेगी निश्चित रूप से, उसके बिना काम नहीं बनेगा। जी। जी, बहुत सुंदर दिया आपने, और आपने 5 राज्यों का कहा है, और मुझे उम्मीद है कि 5 क्या अपन जो है 25 राज्य तक तो पहुंच जाएंगे। अभी हम 5 राज्य में शुरुआत करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में लगा ही हुआ है, झारखंड से हमारे ओंकार नाथ जी भी हैं, और हमारे कई भाई जुड़ते हैं, राज्य प्रभारी आदरणीय करम कोरी जी वगैरह और सभी, और बिहार से भी हमारे भाई उमाशंकर जी, वेंदेश्वर तिवारी जी, अन्य जुड़ते हैं। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है,
और उत्तराखंड है, ऐसे 5 राज्य के अभी आज जुड़े भी हैं हमारे साथी। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पे कल इस विषय पे चर्चा करेंगे, कैसे ड्राफ्ट क्या रहेगा, वो ड्राफ्ट भी आप उस पर अगर प्रस्तुत कर दें कि ऐसा ऐसा ड्राफ्ट रहेगा, तो अपन जो है फिर हाई कोर्ट में उसको लगवाते हैं। जी, कल मैं बेटे को बैठा लूंगा ना साथ में। ठीक ठीक जो लायर है, ठीक, कल जो है आदरणीय, हाँ हाँ, जो लायर अशोक है भाई वो साहब तो को, साथ बैठा अशोक लेंगे, भैया है ना उसको भी वकील, पता होगा हाँ भाई, उसमें टेक्निकली हम हाँ नहीं बता हाँ, सकते ना। कल उनको, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको बिठा लेंगे कल, और कल इस पे जो है चर्चा होगी। तो अपन एक एक कदम बढ़ाते हैं, और एक दिन एक प्रतिनिधि मंडल बना करके और अपन हरिद्वार भी चलते हैं आदरणीय भ्राता जी। तो जो आपने हमें भेंट की थी वो जो उसका जो अभी किसानों के लिए एक तो मल्चिंग का काम करेगी, दूसरा जो थेरेपी वगैरह जो मल होता है उसमें भी उपयोग आएगी वेलनेस सेंटर के लिए। तो और दिया का हमारे सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव ने आपसे कहा ही है कि जो है इसके आप दिए दें, और मथुरा वृंदावन से भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका अपन अन्य जगह यूनिट चला करके भी इसकी पूर्ति करेंगे, बनाएंगे। तो ये हमारा पर्यावरण बचेगा और हम सबको रोजगार मिलेगा, इससे दोनों काम होंगे। तो इस पे कल जो है एमएसपी पे चर्चा करेंगे। इसके आगे अपन फिर इस पे पॉलीथीन के उस पे भी लगातार चर्चा करेंगे, ताकि हम किसान भाई यूनिट डाल सकें और हम रोजगार उद्योग धंधे से जुड़ सके और हमारा पर्यावरण बचा सके। डॉक्टर किशोर दुबे सर का हैंड राइज है। धन्यवाद बुला राजा लीजिए, रिहा स्वागत। जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी से। सर, आपका जो प्रयास है और आपने जो भगत सिंह की बात कही और आपके बेटे का जो कमिटमेंट बोला, मैं चाहूंगा कि यह जो केस है, इस केस के आप भीष्म पितामह बन के ही यह सब हम जो आगे की लड़ाई है वो लड़ेंगे, आपके बेटे के माध्यम से लड़ेंगे। और जो मुझे थोड़ी सी जानकारी है लीगल साइड की, तो इसलिए बोलता हूँ कि कोर्ट में नई केसेस डालने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी केस है उसी को लीगल भाषा में इंटरवेंशन बोला जाता है, कि बाकी उसमें हजारों किसान जुड़ जाते हैं। अलग अलग राज्यों में नई हाई कोर्ट में नई केसेस डालने की कोई जरूरत नहीं है, पुराने केस का ही नंबर लेना पड़ता है, और उसमें जो जो भी जुड़ने वाले हैं, चाहे 18 राज्य के, 20 राज्य के, 25 राज्य के, पूरे देश के किसान उसमें वो जुड़ सकते हैं। और उनको बोला जाता है कि हम ये जो केस है इस केस के सहभागी है, तो अपना समय भी बच जाता है। नई केसेस डालना, उसको दायर करना, एडमिशन करना, ये जो प्रोसेस है बहुत खर्चीली और जो समय करने वाली है वो बच जाएंगी। और पुरानी ही केस के हम सब सहभागी बन के इस केस को आपके बेटे के माध्यम से और आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। बस यही मैं थोड़ी लीगल जानकारी देना चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जी सर, थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा इसमें, जैसे ये अपने पास केस तैयार है, बना है, कोई परेशानी नहीं। इसकी फोटो कॉपी आज के इतनी सरल हो गई है भेजना, और फोटो करके आपके पास भेज दिया जाएगा। केवल आपको नाम बदलना है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उस मध्य प्रदेश के नाम पे आप उत्तर प्रदेश करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और उसको प्रोसेस को जमा करना है। कुछ जब 5-6 राज्यों से हाई कोर्ट से केस बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप चला जाता है। ये उसमें है, व्यवस्था है इनकी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये बात, वातावरण आपका जो है वो पूरा राष्ट्रीय स्तर का बन जाएगा। तो उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। 200-500 रुपया खर्च करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। कॉपी तो करना फोटो टाइप करके, इससे ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना। पूरा केस बना के बेटा देगा। वहां के अपन किसी वकील को, ऐसा संभव नहीं है कि एक प्रदेश में हमें एक वकील ऐसा ना मिले जो हमारे लिए निःशुल्क काम करे या थोड़ा बहुत शुल्क लेके काम करे। ऐसा मिल जाएंगे, सब बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं। तो इसको यदि अपन 4-5 प्रदेशों में, 8 प्रदेशों में डाल देते हैं तो उसका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसका वातावरण दूसरा बनेगा। ये मेरा निवेदन था। जी। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, बहुत सुंदर चर्चा। और मैं आगे कोई हमारे सदन में किसी भाई बहन का सवाल है या आभार कर दे बहन जी, 27 हो गए हैं, 8:30 बजे टोटल बंद कर दे। मोबाइल अन्य नंबर लोगों मिल जाएगा क्या? मोबाइल नंबर बता दीजिए महोदय सबको, आदरणीय श्रीवास्तव बाबू जी, नंबर बोल बता दिया दीजिए। है, उन्होंने बता दिया भाई साहब। फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 79870856
46। जी, और ग्रुप में भी डाल देंगे सबको। जी धन्यवाद बहन जी, आभार करके और समापन करें। आज कल बाबूजी रहेंगे और बाबूजी के साथ उनके बेटे रहेंगे, जो हमारे वकील साहब हैं वो रहेंगे, और अन्य लोग अधिक से अधिक इस विषय के लिए किसानों को जोड़ें। ये आप लोगों से निवेदन है। जी ओम। जी भाई साहब, आगे आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ही आज का आभार करा दे। जी, आज हमारे योग आचार्य बहन ने बहुत सुंदर योग कराया, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता मार्गदर्शक आदरणीय मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इस कार्यक्रम में आए और बीच में पहले भी आते रहे, हम सबको मार्गदर्शन मिलता रहता है आपका। बदल दो, पानी डाल दो उसमें। और आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेन्द्र शास्त्री जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आदरणीय दिनेश, आदरणीय देवेश किनीकर, रजना किनीकर जी, आदरणीय दिनेश जी शेम्बाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृपाल पटेल जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय स्वास्थ्य इंटरप्राइज शरद वर्मा जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से हमारे पतंजलि पीठ से भाई। और आज सब से निवेदन है कि कल हम अपने साथियों के साथ अन्य जुड़े और कल महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। जो आज भारत में जो स्थिति बनी है